आज हम करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान का 15वां चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो खाद्य संसाधन से हमारा क्या मतलब है? खाद्य यानी खाने की चीज़ें, संसाधन यानी कि जहाँ से वो हमें उपलब्ध होती है। तो खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो ये सवाल आना चाहिए। सवाल से अगर हम किसी चीज़ को समझना शुरू करते हैं तो अच्छा रहता है और हमें उत्तर उसके मिलते जाते हैं तो हमको समझ में जल्दी आ जाता है। तो खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि खाद्य संसाधन किस तरह से हमारी मदद करते हैं। सभी जीवों की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए भोजन एक आवश्यक पदार्थ है। हमको क्या मिल रहा है? भोजन एक आवश्यक पदार्थ है। यह हमें क्या देता है? भोजन के साथ हमें पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, प्रोटीन मिलती है, वसा, विटामिन और खनिज लवण उपलब्ध कराते हैं। तो भोजन हमको आवश्यक है। तो भोजन की मात्रा कितनी चाहिए हमें? तो जनसंख्या वृद्धि, पृथ्वी पर मौजूद जनसंख्या की वृद्धि से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो विकास के लिए, उनके रख रखाव के लिए हमें अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ी। तो भोजन की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जब खाद्य संसाधन हमारे पास पहले जितने ही रखेंगे हम, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग किस तरह से पूरी होगी? तो उस मांग को पूरा करने के लिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता पड़ी। खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता, देखो और भी कारण हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, लगभग 100 करोड़ से अधिक होती जा रही है और लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी और ये अधिक उत्पादन किसका उत्पादन करेंगे? खेती का। तो खेती की जब अधिक आवश्यकता पड़ी तो क्या हुआ? अधिक भूमि की हमको ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा खेती करनी है तो ज़्यादा भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, परंतु भारत में तो पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती हो रही है, अतः कृषि के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता हमारे देश में तो संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? जो उपलब्ध जगह है, जो उपलब्ध खेती की जगह है, उस जगह पर ही हमें उसकी मात्रा को बढ़ाना होगा। इसलिए फसल और पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। तो समझ में आया आप कि हम चैप्टर ये क्यों पढ़ रहे हैं? खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों आवश्यकता पड़ रही? क्योंकि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उसी ज़मीन के ऊपर खेती करके उसको पूरा करा नहीं जा सकता था। इसलिए हमें उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी कि उसी लैंड में हम उसको पैदा करें और हमारे फसल को और पशुधन के उत्पादन को बढ़ाएं। इस मांग को पूरा करने के लिए हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है, श्वेत क्रांति द्वारा दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी की है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में क्या हो गया? हमारे द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो गया। प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से ही हम हमारा फसल का उत्पादन बढ़ा पाएंगे, पशुधन में उत्पादन बढ़ा पाएंगे। तो इस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से हमारी प्राकृतिक संपदाओं को हानि पहुंचने के अवसर बढ़ गए। उस वजह से क्या हो गया कि पानी भी प्रदूषित होने लगा, वायु भी प्रदूषित होने लगी, हमारी मिट्टी भी प्रदूषित होने लगी। तो साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इनको आगे तक हम इनसे ज़्यादा उत्पादन कर सकें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी तरीका हम इस्तेमाल करें सुधार करने का, वो कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि संपूर्णीय होना चाहिए। आगे तक भी हम उन्हें काम में लेते रहें। फसल उत्पादन बढ़ाने के क्रम में पर्यावरण व प्राकृतिक संतुलन में क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हम अगर फसल का उत्पादन बढ़ा लेंगे और नुकसान पहुंचाते जाएंगे तो कितने समय तक हम उत्पादन कर पाएंगे? हम ज़्यादा समय तक उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृषि और पशुपालन के लिए संपूर्णीय सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा उसका इस्तेमाल करके हमारे खाद्य संसाधनों में सुधार ला सकें। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीकों को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम हमारे खाद्य संसाधनों में सुधार कर सकें। संपूर्णीय जीवन यापन के लिए देखो ये तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग,
क्या होती है इसको हम और समझेंगे। एक बार टॉपिक देख लेते हैं हम। अंतरा फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग, संगठित कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इन 3 तरीकों से हमने फसल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करी है। क्या ध्यान रखते हुए? प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान ना पहुंचे, किसी भी तरह से पॉल्यूशन ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन 3 तरीकों से खेती करने की और फसल का उत्पादन बढ़ाने के सोची गई है। तो फसलें, अब पहले ये जान लेते हैं हम फसलें कितने प्रकार की होती है। तो फसलें कौन कौन सी हम उगाते हैं। मनुष्य द्वारा अपने उपयोग हेतु निम्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहले हम उगाते हैं अनाज की फसलें, सीरियल्स क्रॉप। तो यह फसल रोज की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, मक्का की फसल, चावल की, मिलेट की आदि, है ना। ये सब फसलें हमें अनाज के लिए हमको ज़रूरत होती है। तो अनाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है। हर रोज़ हमको ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये अनाज की फसलें उगाई जाती है। फिर हम दाल की फसलें उगाते हैं। तो दाल की फसल क्या करती है? प्रोटीन की मांग को पूरा करती है। इसके लिए पौधे उगाए जाते हैं, जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि। तो किस किस तरह की फसलें होगी? एक तो अनाज की फसल होगी, दूसरी दालों की फसल उगाई जाती है, फिर तेल की फसल उगाई जाती है, सब्जियों और मसालों की फसल उगाई जाती है, चारा की फसलें उगाई जाती है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तेल की फसल में इनके पौधों से आवश्यक वसा और तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरण हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। सोयाबीन, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, अरंडी, सरसों का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो इन सब की फसलें उगाई जाती है। फिर सब्जियां, मसाले और फलों के लिए भी खेती की जाती है। इन पौधों से हमें विटामिन, खनिज लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। और इसलिए देखो कौन कौन से उदाहरण हैं। गोभी, प्याज, काली मिर्च, सब्जियों के नाम जो हमको सब पता है, तो वो सब सब्जियों की फसलें उगाई जाती है। फिर चारा फसलें भी उगाई जाती है। किसके लिए? पशुधन के लिए। तो इन पौधों द्वारा पशुधन का चारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरण हमें याद कर लेने हैं, वसीम, जई, सूडान की घास। तो ये फसलें उगाई जाती है चारा प्राप्त करने के लिए। तो अब ये फसलें कौन कौन सी प्रकार की होती है और क्या क्या ऋतुओं के आधार पर भी हमने इनका विभाजन किया गया है। प्रत्येक फसल के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान और दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तापमान कितना है। हर फसल को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। और दीप्ति काल यानी कि सूर्य का प्रकाश कितने समय तक उनको अवेलेबल है और पौधों को कितनी आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए ही फसलों को उगाया जाता है। क्योंकि जो गर्म प्रदेश हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा समय तक रहती है, वहाँ पे उगाई जाने वाली फसलें अलग होती है और ठंडे प्रदेशों में उगाई जाने वाली फसलें अलग होती है। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दीप्ति काल यानी कि फोटो पीरियड्स, सूर्य का प्रकाश कितनी देर तक रहता है और उसका तापमान कितना पहुँचता है, इस आधार पे हम फसलों को निर्धारित करते हैं कि कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाएगी, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वो अपना पूरा जीवन चक्र कर सके। यानी कि बीज से लेकर वो फल देने तक और वापस से बीज बनने तक अपना जीवन चक्र को पूरा कर सकें। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन भी बनाते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण, तो इसी आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों को वर्गीकृत किया जाता है। खरीफ की फसल, कुछ फसलें गर्मी और बरसात में जून से अक्टूबर के माह में जो फसलें उगाई जाती है वे कहलाती है खरीफ की फसलें कहलाती है। जैसे कि सोयाबीन, कॉटन, हरी दाल, मूंगफली, उड़द आदि। तो ये सब फसलें कब उगाई जाती है? जून में उगाई जाती है और अक्टूबर माह तक उनकी कटाई हो जाती है। फिर दूसरी तरह की फसल होती है रबी की फसल, जो कि उगाई जाती है नवंबर में उगाई जाती है और अप्रैल तक उसकी कटाई हो जाती है। तो ये कहलाती है रबी की फसल कहलाती है। और ये फसलें कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी
आदि, ये फसलें रबी की फसल कहलाई जाती है। तो इस आधार पे हमने फसलों का वर्गीकरण कर दिया। तो पहले तो हमने किया था उनके नाम के आधार पर किस किस काम में आती है, जैसे कि अनाज, दाल, सब्जियां, तो उस आधार पे वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण करते समय या किसी भी फसल को समझते समय ये ध्यान रखना होता है कि हम किस आधार पे वर्गीकरण चाह रहे हैं। तो अगर हम कब उगाई जा रही है, कब कटी जा रही है, उस आधार पे करेंगे तो रबी की फसल खरीफ की फसल कहलाएगी। और उनके उपयोग के आधार पर कि वो किस किस काम में ली जाती है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अनाज की फसलें, दालों की फसलें, सब्जियों की फसलें, उस आधार पे उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब है फसल उत्पादन में सुधार। फसल उत्पादन में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, तो इसको समझने के लिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। फसल उत्पादन में शुरुआत किस तरह से होती है? सबसे पहले हम उगाते हैं बीज। तो बीज का सिलेक्शन करना वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि किस तरह का बीज हम चुन रहे हैं। फिर उसके बाद जब फसल उग जाती है तो उसकी हम देखभाल कैसे कर रहे हैं, उसकी देखभाल करने की पूरी ज़रूरत होती है। और फिर बाद में जब फसल पूरी उग जाती है, कट जाती है, उसके बाद जब हम उसको रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो उस समय उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो किसी प्रकार की उस पर हानि ना हो। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स के अंदर हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं, अच्छी फसल और ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं। फसल उत्पादन की सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो इनको ये सब सुधार के लिए तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट काम में लेंगे? फसल की किस्म में सुधार। कौन सी किस्म का बीज हमको लेना है, इसको हमको देखना है। और अच्छी किस्म का बीज कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। तो पहले हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि फसल की किस्म में सुधार कैसे हो सकता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन। जब फसल को उगाया जा रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए कि अधिकतम फसल प्राप्त हो और प्राकृतिक संपदा को कम से कम नुकसान पहुंचे या नहीं नुकसान पहुंचे। और फिर तीसरा हम करेंगे फसल की किस तरह से सुरक्षा हम कर सकते हैं। तो इस 3 पॉइंट के अंदर, इन 3 पॉइंट के अंदर हम फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले है फसल की किस्मों में सुधार। फसल की किस्म में किस तरह से सुधार कर सकते हैं, तो बीच में एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि 1952 से लेकर 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। जो कृषि भूमि है, जैसे जहाँ पे जंगल उगे हुए थे तो उनको हटाकर वहाँ पे क्या किया गया, उनको कृषि योग्य बनाया गया, वहाँ पे खेत डेवलप किए गए। तो इस तरह से 25% तक वृद्धि हुई। कब से लेकर? 1952 से लेकर 2010 तक। जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है, यानी कि 400 टाइम्स तो वृद्धि हुई है और फसल पैदावार में सुधार हुआ है। तो हमारे देश के अंदर जितनी जनसंख्या बढ़ी है उसकी आपूर्ति के लिए ये एक प्रशंसनीय कार्य हुआ है। तो हम कर रहे थे फसल की किस्म में सुधार। तो फसल की किस्मों में किस तरह से सुधार कर सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, इसको एक बार और समझते हैं। फसल की किस्में प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि उच्च लवणीय मिट्टी, अगर मिट्टी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, यानी उसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा है, विपरीत जलवायु स्थितियाँ हैं, या फिर पानी की उपलब्धता, या तो पानी बहुत ज़्यादा है या पानी बहुत कम है, इन सभी परिस्थितियों में वो सरवाइव कर सके, फसल उग सके, तो हमें फसल ऐसी चाहिए, फसल का बीज ऐसा चाहिए कि वो विपरीत परिस्थितियों को झेल पाए और उग पाए और उत्पादन उससे हो पाए। तो फसल की नई किस्म को, क्योंकि हम उसको सुधार कर रहे हैं, उसके बीज में ही सुधार कर रहे हैं, तो फसल की नई किस्म को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अच्छा उत्पादन दे सके। तो ये किस्म में सुधार तभी माना जाएगा। इसके लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। ठीक है।
फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता, उच्च उत्पादन आदि का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। तो जो अच्छी किस्म के पौधे आएंगे, अच्छी किस्म के बीज आएंगे, वो सब कैसे होंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होगी, वो उर्वरक के प्रति अनुरूप होंगे, यानी कि जो उर्वरक उनके अंदर डाले जाएंगे, उर्वरक क्यों डालते हैं? जिससे कि उनको सारे पोषक तत्व मिल जाए, तो तत्वों की कमी को पूरा कर पाएँ, उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, तो यानी उनको उर्वरक के प्रति अनुरूप होना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उत्पादन बढ़े, उत्पादक के गुण बढ़े और उच्च उत्पादन हो, तो ये सब नई किस्म के अंदर शामिल होना चाहिए। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों का संकरण द्वारा डाला जा सकता है। एक संकरण प्रक्रिया होती है जिसमें हम दो अलग अलग किस्म के पौधों का संकरण कराते हैं, उनका क्रॉस करा के नए बीजों को पैदा करते हैं, तो वो संकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो हमारे ऐच्छिक गुण, जो जो गुण हमको पौधे के अंदर चाहिए, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम गाजर का, तो गाजर में हमको लंबी गाजर चाहिए, लाल गाजर चाहिए, तो एक बीज हमारे पास है जो कि छोटी गाजर का है और दूसरा बीज हमारे पास है लाल गाजर का। तो उन दोनों का संकरण करा के जो पौधा आ रहा है, नया पौधा जो आएगा, उसका जो बीज होगा वो कैसा होगा? लाल गाजर का होगा और लंबी गाजर का होगा। तो अब है फसल की किस्मों में सुधार किस तरह से किया जाए। दो अलग अलग तरह के जब पौधे हैं, किसी एक पौधे में तो जैसे कि गाजर लिया जाए, उस पौधे के अंदर गाजर छोटी निकल रही है पर मीठी निकल रही है, लाल निकल रही है। दूसरे वाला पौधा है, उसकी जो गाजर है वो मीठी नहीं है लेकिन लंबी भी है और लाल भी है। तो अगर इन दोनों पौधों का संकरण कराया जाता है, दोनों पौधों के बीजों का संकरण कराया जाता है, तो जो तीसरी किस्म का पौधा निकलेगा उसमें दोनों के गुण मौजूद होंगे। तो ये कहलाता है संकरण कराना। तो जब उनकी पौधों की किस्मों में सुधार करना है, जो पौधे प्रोडक्ट अपने को दे रहे हैं उसमें अगर सुधार करना है, तो हम नई किस्म को पैदा कर सकते हैं उनमें संकरण करा के। तो अब किन किन में संकरण कराया जाए, ये सोचने की बात है। तो ये संकरण भी 3 तरह से होता है, जिसमें कि अंतरा किस्मियाँ, अलग अलग वैरायटी के पौधों में संकरण कराया जाता है। तो एक बार हम देखते हैं संकरण के बारे में। इसमें विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं, जिससे कि हमें उच्च उत्पादन, हाई यील्ड, HYAV से इसको बोलते हैं, उसकी किस्म के पौधे हमें मिलते हैं। यह भी किस तरह का हो सकता है? इंटरवेराइटल, अलग अलग वैरायटी के पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, जिससे कि नई जो फसल पैदा होगी उसकी किस्म भिन्न होगी। यह पौधा संकरण की सबसे आम विधि है, जिसमें अंतरा किस्मीय संकरण कराया जाता है। इसके बाद है अंतरा स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक, उनकी जाति, 2 अलग अलग जातियों के पौधों में संकरण कराया जाए तो वो कहलाती है अंतरा स्पीसीज। और उसके बाद है इंटरजेनेटिक, अंतरा वंशीय, इसमें पौधों के बीच में उनकी जेनेरा में फ़र्क होता है, उनका संकरण कराया जाता है। और उसके अलावा भी जो फसल की किस्म में अगर सुधार करना होता है तो जेनेटिक, आनुवंशिकीय रूपांतरण भी किया जाता है, उनकी जीन्स में छेड़छाड़ की जाती है, और जिससे कि बेहतर या फिर जो गुण हमको चाहिए फसल के अंदर, उन गुणों वाली फसलों का विकास किया जाता है। तो इस तरह से फसलों की किस्म में सुधार किया जाता है। इसमें कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, मतलब कि हमको फसल की किस्म में सुधार करने का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? उच्च उत्पादन, हायर यील्ड। हमको ज़्यादा फसल चाहिए, इसलिए हम उसके अंदर किस्म में सुधार की बात कर रहे हैं। और दूसरी उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटी हमको चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी हमको चाहिए, अच्छी जो पहले हमें मिल रही थी उससे बेहतर क्वालिटी का अगर हमें फसल चाहिए, तो हम ये छेड़छाड़ करते हैं, संकरण कराते हैं, किस्म में सुधार करते हैं। प्रत्येक फसल में उनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, अगर हमको जो दाल मिल रही है उसमें जितनी प्रोटीन की मात्रा है, अगर उसमें ज़्यादा प्रोटीन वाली दाल चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसकी किस्म में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तिलहन में तिल इम्पॉर्टेंट है कि भाई तिल हमको कितना मिल रहा है, कितना दे रहा है। फलों और सब्जियों का संरक्षण कैसे हो, यानी वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव
कर सके, रह सके, और उनको जब एक साथ रखा जाए तो किस तरह से रखा जाए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब करने के लिए कर पाते हैं तो वो हम फसल को सुधार पाते हैं और जिससे ज़्यादा हमें उत्पादन मिलता है। अब इनके अंदर है कि बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस, जब पौधों के अंदर उनकी किस्म में सुधार कब होगा, जब उनके अंदर ये गुण भी मौजूद होंगे, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक गुण है, जो जैविक चीज़ें हैं जो कि उसकी फसल को प्रभावित करती है, रोग हो जाता है, कीट और निमेटोड्स जैसे जंतु होते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जैविक कारक हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं? सूखा, क्षारता, जो मिट्टी की क्षारता है वो बदल जाती है, जलाक्रांति, जल की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, गर्मी, ठंड और पाला, इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए फसल को नुकसान होता है। तो इनसे निपट पाती है तो वो फसल की किस्म में सुधार माना जाएगा। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली और उसमें रह सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार के लिए सहायक हो सकती है। इसके बाद है परिपक्वन काल में परिवर्तन। जब परिपक्वन काल किसको कहेंगे? जब फसल को उगाया गया है और तब जब तक जिस चीज़ के लिए हमने उगाया है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो जाती, तब तक का काल कहलाएगा परिपक्वन काल। तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। अगर फसल जल्दी लग के जल्दी परिपक्व हो जाएगी, जो हमको फल सब्जियां कुछ देना है वो फटाफट मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो उसको किसान को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। वो एक वर्ष में ही एक से अधिक फसलें, 2 से अधिक फसलों को उगा पाएगा। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होगा और समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया में सरल बनाता है। अगर एक ही समय सारे पौधे परिपक्व हो रहे हैं तो एक साथ सबकी कटाई होगी। जब एक साथ सबकी कटाई होगी तो वो प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? सरल हो जाएगी। कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि को भी नुकसान नहीं पहुंचता, उससे जो नुकसान होने वाला होता है उससे भी बच जाते हैं। कब? जबकि परिपक्वन काल जल्दी हो जाए, जल्दी से पौधा लग के जल्दी बड़ा हो जाए और जो हमें मिलना था वो मिल जाए, तो उसका परिपक्वन काल कम हो गया। इसके बाद है व्यापक अनुकूलता। उसमें कितनी क्षमता होनी चाहिए? जो फसल की किस्म में सुधार हो रहा है उसमें कितनी होनी चाहिए कि वो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां जो होती है, सूखा है, अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है या गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है, जिस तरह की भी परिस्थितियां बन रही हैं उन सभी को वो सहन कर पाए, उसके अनुकूल हो पाए। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। एक किस्म की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। एक ही किस्म की फसलों को अलग अलग जलवायु में उगाएं तो फर्क ना पड़े, तो इस तरह से उनमें सुधार किया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं वाली गुण ऐच्छिक है, मतलब चारे की फसलें कैसी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए और उसकी शाखाएं बहुत सारी होनी चाहिए, घनी होनी चाहिए कि 1-2 पौधे को ही वो पशु लोग चारा बना के काम में ले लें। तो उसकी फसलें ऐसी होनी चाहिए, यानी कि जो चारा वाली फसलें हैं उसमें हमारा ऐच्छिक गुण, हमारा गुण, हम कौन सा गुण उसके अंदर चाहते हैं कि वो लंबी हो और सघन हो। इसी तरह से जो अनाज की फसल है उसका गुण हम कैसा चाहेंगे कि उसके पौधे बौने हो, जिससे कि हम उसको आसानी से हैंडल कर पाए। तो इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो, इस प्रकार का विज्ञान कहलाता है सस्य विज्ञान। तो इस तरह की ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण वाली फसलों का इस्तेमाल करके हम उच्च उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब है प्रश्नोत्तर। जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो जैविक कारक कौन से हैं, अजैविक कारक कौन से हैं? जैविक कारक हैं कीट, रोगाणु, जीवाणु, फफूंद आदि फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण फसल का उत्पादन कम हो जाता है। अतः हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसमें मुश्किल से रोग लगे, उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। और क्या करना चाहिए? जो नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं जैसे कि राइजोबियम, केंचुए आदि फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रीकरण जीवाणु
मटर कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती। और केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को पोला कर देते हैं और कंपोस्ट में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे कि फसल उत्पादन भी बढ़ता है। तो इस तरह से ये जैविक कारक हैं जो कि फसल उत्पादन में फायदा पहुंचाते हैं। अजैविक कारक हैं वायु, तापमान, मृदा, जल की उपलब्धता आदि सब अजैविक कारक हैं। भूमि की अम्लीयता है या क्षारीयता है, तेज गर्मी, तेज सर्दी, पाला, ओलावृष्टि आदि फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं। तो पौधे को क्या चाहिए, उपयुक्त तापमान चाहिए, जल की उपलब्धता अनुकूल होनी चाहिए, तभी वो उत्पादन ज़्यादा होगा। हमें ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो इन सभी परिस्थितियों को सहन कर सके, तेज आंधी को, गर्मी को, सर्दी को सहन कर सके, पाले को सहन कर सके और तेज हवा को सहन कर सके, तब और सहन कर ले और हमें अच्छा उत्पादन दे। तो फसल इस तरह की होनी चाहिए। इसके लिए मिश्रित फसलें, अंतरा फसलीकरण विधियां अपनाई जाती है, जिससे कि फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या है? तो शस्य विज्ञान से तात्पर्य है कि पौधे की लंबाई, घना, शाखित होना आदि, ये हमको हर पौधे के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होती है। जैसे पशुओं का चारा उत्पन्न करने के लिए पौधे लंबे और सघन होने चाहिए और जिससे कि अधिक चारा मिले। इसी तरह से अनाज उत्पादन के लिए पौधे बौने होने चाहिए, क्योंकि इन्हें उगाने के लिए कम जल, कम पोषक तत्वों की और कम समय की ज़रूरत होती है। ये जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुणों वाली किस्में अधिक उत्पादन देती है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि फसल उत्पादन किस तरह से सुधारा जा सकता है। अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि फसलों को किस्म का सुधार तो हमने इस वीडियो में समझा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फसलों का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे कि हमको अधिक उत्पादन मिल सके। थैंक यू।